नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग डीपीएसपी को कवर कर रहे हैं और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग आर्टिकल 42 तक कवर किए थे, बहुत अच्छे से उसको समझे थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 43 से लेकर आर्टिकल 51 तक को बहुत अच्छे से डिटेल्स में उसको कवर करेंगे और उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ये भी आपको पता है कि जो डीपीएसपी है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो इसका पार्ट 1 जो है हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें आर्टिकल 43 से लेकर 51 तक को कवर करेंगे। और लास्ट में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि मूल अधिकार और डीपीएसपी इन दोनों में क्या अंतर है, उसको हम लोग एक ही फ्रेम में समझेंगे। और फिर जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट भी लगाएंगे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम समझते हैं आर्टिकल 43 को। देखिए, इसमें कहा गया है कि सभी कर्मकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी तथा सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करेगा। देखिए, हम लोग जो भी आर्टिकल पढ़ेंगे उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ताकि आपको भविष्य में कभी भी किसी तरह का दिक्कत ना हो और आप जब भी एक बार पढ़ें तो आपको 100% जो है समझ में आ जाए। दोबारा आपको किसी तरह का क्लास करने की आवश्यकता ना हो, उस तरह से हम लोग जो है पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 43 में कहा गया है कि जितने भी कर्मकार हैं, कर्मकार का मतलब जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र में हो, उन सभी को जो है कर्मकार कहा जाएगा। तो इसमें कहा गया कि उनको जो है निर्वाह योग्य मजदूरी देना है। निर्वाह योग्य मजदूरी का मतलब हुआ कि उतना उनको मजदूरी देना है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, अपना परिवार जो है चला सके, प्रतिदिन दिनचर्या का जो भी खर्च होता है वह उठा सके, उतना किसी भी व्यक्ति को मजदूरी देना है। ये बात आर्टिकल 43 में कहा गया है। ठीक है। और इसी में कहा गया है कि सभ्य जीवन स्तर उनका सुनिश्चित करना है, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर भी सुनिश्चित करना है। सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर का मतलब, जैसे देखिए, कोई भी व्यक्ति हो वह किसी न किसी धर्म से रिलेट करता है, तो उसके धर्म में जो भी सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम है उसका भी अवसर सुनिश्चित करना है। यह बात इसमें कहा गया है। ठीक है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल के 43 के सब क्लॉज जो हैं वो, इससे जो है कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछेगा, तो इसको आप ध्यान से समझिए। आर्टिकल 43 के ए में कहा गया है कि राज्य जो है उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कानून बना सकता है। और इसको जोड़ा कब गया था, ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है। अब देखिए, उद्योग के प्रबंधन का मतलब क्या हुआ कि जो भी उद्योग होता है, फैक्ट्री होता है, तो उसका मैनेजमेंट किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है उसके मालिक के द्वारा, कि इस फैक्ट्री में मजदूर कितने घंटे काम करेंगे, कौन मजदूर कौन सा कार्य करेगा, कितना उनको वेतन दिया जाएगा। तो ये सब मैनेजमेंट का काम होता है और फैक्ट्री के और उस उद्योग के मालिक के द्वारा ऐसे मैनेजमेंट किया जाता है। तो जब मैनेजमेंट करता है तो फैक्ट्री के जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो सब मिलकर मीटिंग करते हैं और वही डिसीजन लेते हैं कि मजदूरों को वेतन कितना देना है, कितना घंटा काम करवाना है। तो आर्टिकल 43 का एक कहता है कि जो वो मीटिंग होगा, जब उद्योग का प्रबंधन होगा, मैनेजमेंट होगा, तो उसमें केवल कंपनी के बड़े बड़े लोग ही नहीं रहेंगे, फैक्ट्री के बड़े बड़े लोग ही नहीं रहेंगे, उसमें मजदूरों को भी शामिल करना आवश्यक होगा, या फिर मजदूरों का जो लीडर होता है उसको शामिल करना आवश्यक होगा, ताकि अगर कोई मजदूरों के खिलाफ नियम कानून बनाया गया फैक्ट्री के द्वारा, उद्योग के द्वारा, तो वहाँ पर मजदूर जो है सवाल खड़ा कर सके कि ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है और उसमें पहले मजदूरों से 8 घंटा काम करवाया जाता था और उसको वेतन दिया जाता था कुछ, लेकिन उद्योग प्रबंधन हुआ और उसके जो उद्योग का मालिक था वह मैनेजमेंट किया कि अब मजदूरों से 10 घंटा काम करवाएंगे और वेतन जो है पहले ही जितना देंगे जितना पहले मिलता था, और 2 घंटा समय बढ़ा दिया। अब मान लीजिए कि वहाँ पर अगर मजदूर न रहे उस मीटिंग में, या फिर मजदूर का कोई लीडर न रहे, तो वह तो नियम लागू हो जाएगा और मजदूर बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो पैसे की आवश्यकता है, उनकी मजबूरी है और उनको काम करना ही पड़ेगा। तो अगर वहाँ पर मजदूर का जो लीडर होता या फिर मजदूर होते तो वहाँ पर कह सकते थे कि हम 8 घंटा काम करेंगे और उतना ही वेतन लेंगे जितना पहले लेते थे। अगर आपको 10 घंटा काम करवाना है तो आपको वेतन भी बढ़ाना पड़ेगा। वहाँ पर मैनेजमेंट में अगर मजदूर होते हैं या फिर मजदूर के लीडर होते हैं तो यह बात कह सकते थे। तो इसीलिए कहा गया है कि मजदूरों के साथ शोषण ना हो, आर्टिकल 43 के ए में, कि उद्योग का प्रबंधन जो होगा उसमें जो है श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार जो है कानून बना सकती है, और इसको जोड़ा गया संविधान में। ठीक है। तो ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उद्योग का प्रबंधन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 43 में, या फिर अगर 43 नहीं रहेगा तो 43 का ए जरूर रहेगा। ठीक है।
अगला आर्टिकल है 43 का बी। इसमें कहा गया है कि राज्यों को सहकारी समितियों के शैक्षिक गठन का निर्देश देता है। और इसको ध्यान रखिएगा, 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था 43 के बी को। इसमें सहकारी समिति जो है उसके गठन की बात किया गया है कि राज्य उसका गठन कर सकता है। सहकारी समिति का मतलब होता है कि जो सरकार और जनता के पैसों से चलता है, जनता और सरकार के मिल के चलता है, तो उसको सहकारी समिति कहते हैं। जैसे अमूल है, अमूल डेयरी का नाम सुने होंगे, वो क्या है, सहकारी समिति है। तो उसी का गठन करने का निर्देश दिया गया है कि राज्य जो है सहकारी समितियों का गठन कर सकता है आर्टिकल 43 के बी में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं आर्टिकल 44 को। देखिए, इसमें कहा गया है कि भारत के सभी राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू हो। एक समान नागरिक संहिता का मतलब क्या हुआ, इसी को यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको यूसीसी कहते हैं। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। यूसीसी को लेकर जो है पूरे भारत में विवाद हुआ था और अभी तक जो है यूसीसी लागू नहीं है और इसको जो है जल्द ही लागू कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक समान नागरिक संहिता का मतलब क्या हुआ कि भारत में जितने भी धर्म हैं सभी के लिए जो है विवाह का, तलाक का, बंटवारा का और भरण पोषण का नियम कानून एक हो जाए, तो उसको हम कहेंगे एक समान नागरिक संहिता भारत में लागू हो गया। और इसी के बाद जो है आर्टिकल 44 में कहा गया है कि पूरे भारत में राज्य जो है एक समान नागरिक संहिता लागू करेंगे अपने अपने राज्यों में। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में जितने भी धर्म हैं सभी धर्म में जो है अलग अलग विवाह के लिए रीति रिवाज है, तलाक के लिए भी अलग अलग नियम कानून है, बंटवारा के लिए भी अलग अलग नियम कानून है। मतलब जितने धर्म हैं सब धर्म में अपने अपने धर्म के अनुसार जो है नियम कानून बनाए गए हैं। तो आर्टिकल 44 में कहा गया है कि भारत तो एक है, तो पूरे एक भारत में सभी धर्मों के लिए विवाह का, तलाक का, बंटवारा का नियम कानून एक होना चाहिए। उसी को एक समान नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, मुस्लिम में जो है तलाक लेने की कई तरह का विधियां हैं। जैसे एक है तलाक हसन, तलाक किनाया, तलाक बाइन, तलाक बिद्दत। और तलाक बिद्दत को ही 3 तलाक कहा जाता है। और मुस्लिम धर्म में तलाक घर पर ही ले लिया जाता है, अपने मर्जी से ही ले लिया जाता है। और आपको पता होगा कि तलाक बिद्दत यानी जो 3 तलाक है उसको ख़त्म कर दिया गया है। तो और भी बहुत सारे तलाक हैं जिसके माध्यम से घर पर ही जो है व्यक्ति तलाक ले लेता है। और वही हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में अगर तलाक लेना हो तो उसको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट फैसला करेगा, तलाक का सर्टिफिकेट देगा, तब तलाक होता है। तो देखिए, दोनों तो भारत में रहते हैं हिंदू और मुस्लिम, लेकिन दोनों का तलाक लेने का कानून, नियम कानून क्या है, अलग अलग है। उसी तरह देखिए कि मुस्लिम धर्म में एक से अधिक जो है पत्नी रख सकते हैं, एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। अगर आप उन सबका खर्चा चला सकते हैं तो आप कितने भी पत्नी रख सकते हैं मुस्लिम धर्म में, ये कहा गया है। वही हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, आप एक ही पत्नी रख सकते हैं। अगर दूसरी पत्नी रखिएगा तो फिर आप जो है यह अपराध की श्रेणी में आता है। और वही जब एक समान नागरिक संहिता लागू होगा तो सबके लिए समान हो जाएगा, सबको जो है एक ही पत्नी रखना अनिवार्य होगा। वही देखिए कि जब मुस्लिम धर्म में बंटवारा होता है तो महिलाओं को हिस्सा नहीं दिया जाता है, या फिर दिया भी जाता है तो बहुत कम दिया जाता है। जबकि हिंदू धर्म में बंटवारा होता है तो महिलाओं को बराबर हिस्सा दिया जाता है। हालांकि महिलाएं जो है मांगती नहीं है हिंदू धर्म में, अगर ससुराल चली जाती है तब, लेकिन अगर वो मांगने पर आ जाए कि हमें चाहिए ही चाहिए तो फिर उसको बराबर हिस्सा देना पड़ेगा, जितना भी प्रॉपर्टी है बाप दादा का उन सब में। अगर नहीं देते हैं तो फिर ये अपराध आएगा, वो कोर्ट जा सकती है और कोर्ट के द्वारा जो है आपको दिलवा दिया जाएगा आधा संपत्ति। तो यहाँ पर देखिए कि भारत में दोनों रहते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों, लेकिन दोनों के लिए क्या है, नियम कानून जो भी है सब अलग अलग है, धर्म के अनुसार है। लेकिन वही जब एक समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तो सबके लिए एक समान हो जाएगा। विवाह का भी नियम कानून एक समान हो जाएगा सभी धर्मों के लिए, तलाक का भी नियम कानून सभी धर्मों के लिए एक समान हो जाएगा, बंटवारा का भी नियम कानून सभी धर्मों के लिए एक समान हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि यूजीसी जो है लागू होना चाहिए ताकि सभी धर्म जो है एक समान हो जाएं, क्योंकि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष में ऐसी बातें जो है संभव नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि यूसीसी लागू करना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि क्या पूरे भारत में यूसीसी लागू है, यानी आर्टिकल 44 लागू है, तो नहीं लागू है। तो किस राज्य में लागू है, तो एकमात्र राज्य गोवा है जहां पर यूसीसी लागू है। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर एक समान नागरिक संहिता आज भी लागू है, तो वह गोवा है। ठीक है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 45। इसमें कहा गया है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष तक आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेवारी है या राज्य की जिम्मेवारी है। मतलब आर्टिकल 45 में साफ साफ कहा गया है कि 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनका जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेवारी है और उनको निःशुल्क शिक्षा देना यह भी सरकार की जिम्मेवारी है।
इसी के तहत देखिएगा कि भारत के जितने भी वार्ड हैं उन सभी वार्डों में आंगनबाड़ी केंद्र होता है, और उस आंगनबाड़ी केंद्र में क्या होता है कि जो 0 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के तहत दिया जाता है। और इसी आर्टिकल के तहत देखिएगा कि जो 6 वर्ष तक बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क जो है पोलियो का ड्रॉप पिलाया जाता है, फ्री में उनको पिलाया जाता है, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है कि उनके स्वास्थ्य का देखभाल करे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और फंडामेंटल राइट्स में हम लोग आर्टिकल 21 का ए पढ़े थे, जिसमें कहा गया था कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया गया है। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको निःशुल्क शिक्षा दे। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 46। इसमें कहा गया है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का विशेष ध्यान रखेगा और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। मतलब आर्टिकल 46 में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि राज्य के अंतर्गत जितने भी कमजोर वर्ग हैं, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल कैटेगरी में ही काहे ना कोई कमजोर हो, तो उसका जो है विशेष ध्यान रखेगा राज्य, और उनको अन्याय से और शोषण होने से सुरक्षा प्रदान करेगा, उनको इन सभी चीज़ों से बचाएगा। ठीक है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 47। इसमें कहा गया है कि राज्य अपने लोगों का पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार करेगा, साथ ही नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स आदि पर प्रतिबंध भी लगाएगा। मतलब राज्यों को लगे कि उसके राज्य के अंदर जो भी लोग हैं उनका पोषण स्तर गिरता जा रहा है, जीवन स्तर गिरता जा रहा है, तो उसके सुधार करने के लिए जो भी कदम उठाना चाहे उठा सकता है। अगर वह चाहे कि किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा देने से ये सब ठीक हो जाएगा तो प्रतिबंध भी लगा सकता है। इसी के तहत जो है, इसी आर्टिकल के तहत नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ड्रग्स पर, मदिरा पर, इन सब पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ताकि लोगों का जो है पोषण स्तर अच्छा हो, जीवन स्तर अच्छा हो। इसी आर्टिकल के तहत देखिएगा कि जो है अनाज दिया जाता है, फ्री में अनाज दिया जाता है, ताकि कुपोषित की संख्या राज्य में न बढ़े, उनको अच्छा भोजन प्राप्त हो सके, जिससे कुपोषित की संख्या जो है घट जाए, धीरे धीरे घटे। और इसी आर्टिकल के तहत बिहार में शराबबंदी किया गया था, क्योंकि नीतीश कुमार को लगा था कि बिहार के लोगों का जो है स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और आने वाले समय में अपराध बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पी कर सब मारपीट करता है। इसीलिए पूरे बिहार में शराबबंदी लागू कर दिया गया, ताकि लोगों का स्वास्थ्य खराब ना हो, बिहार के लोगों का। ठीक है, तो इसी आर्टिकल के तहत तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 48, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें कहा गया है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना। इसी में गाय, बछड़ा तथा अन्य दुधारू पशुओं के हत्या पर रोक लगाया गया है। मतलब इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो भी कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, उन सबको आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका से किया जाए, ताकि उत्पादन अत्यधिक हो। क्योंकि नॉर्मल तरीका से करते हैं तो उसमें पैदावार, उत्पादन बहुत कम होता है, लेकिन जो वही आधुनिक तरीका अपनाते हैं, वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं, तो पैदावार जो है अत्यधिक होता है। और सरकार भी इसके लिए ध्यान रखेगी, सरकार अपनी योजनाएं में इन सभी चीज़ों को लागू करेगी, और सरकार ये सब लागू करती भी है। धीरे धीरे ये सब जो है इम्प्रूवमेंट इसमें हो रहा है। ठीक है, और इसी में कह दिया गया कि गाय के हत्या पर रोक लगाया गया है, बछड़ा के हत्या पर रोक लगाया गया है, और जो भी अन्य दुधारू पशु हैं जो दूध देते हैं उन सबके हत्या पर रोक लगाया गया है आर्टिकल 48 के अनुसार। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 48 के क। इसमें कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है, आपसे पूछेगा कि पर्यावरण की रक्षा करना, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 48 के क में कहा गया है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आर्टिकल 49। इसमें कहा गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित स्मारक, स्थान और वस्तु को संरक्षण प्रदान करेगा, मतलब उसको सुरक्षा देगा। जैसे राष्ट्रीय स्मारक कौन घोषित है, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, तो इन सब का जो है सुरक्षा करेगा राज्य, यह राज्य की जिम्मेवारी है, आर्टिकल 49 में कहा गया है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 50। इसमें जो है कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है दोनों अलग अलग है, और दोनों को अलग किया जाएगा, ये बात आर्टिकल 50 में कहा गया है। अब देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलग क्यों करेंगे, क्योंकि इससे जो है न्याय होगा। अगर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग नहीं करेंगे तो इस तरह से न्याय नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है किसी गलत अपराध में शक के आधार पर पुलिस उठा ले गई, और उठा कर ले गई और आपको जो है गलत फंसा रही है, और आपको मार पीट कर कह रही है कि आप स्वीकार लो कि हमने ही अपराध ये किया है, तो आपको जो है एक उम्मीद होगा कि हम जब न्यायालय जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, तो कोर्ट जो है हमारी बातों को सुनेगा और हमको न्याय देगा, क्योंकि हमने अपराध नहीं किया है लेकिन पुलिस हमको गलत तरीका से फंसा रही है। अब मान लीजिए जब आप न्यायालय गए और वहाँ पर पता चला कि पुलिस और जो जज बैठा है सामने वो दोनों मिले हुए हैं, तो बताइए, पुलिस आपको उठा के ले गई गलत तरीका से और जज भी कह देगा,
क्योंकि पुलिस की तरफ से मिला हुआ है, तो जज भी कहे तुम ही अपराध किया है और आपको सज़ा सुना दे। तो जब दोनों मिल जाएँगे तो फिर न्याय नहीं हो पाएगा। इसीलिए कह दिया गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों जो है अलग होना चाहिए। तो ध्यान रखना है आर्टिकल 50 में, और इसको याद करना भी आसान है। 50-50 कहते हैं, 50-50 मतलब आधा-आधा बराबर-बराबर बाँट देना। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग-अलग किया गया है आर्टिकल 50 में, ठीक है? अब आइए हम सबसे लास्ट आर्टिकल को समझते हैं, आर्टिकल 51 को। इसमें कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करेगा, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखेगा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाना। मतलब आर्टिकल 51 में एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात की गई है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की शांति है और सुरक्षा है उसको स्थापित करना है, यह केंद्र की जिम्मेवारी है, यह राज्यों की जिम्मेवारी है। और जो भी राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध है उन सबको बनाए रखना है। मतलब किसी भी देश के साथ जो है अच्छा संबंध बनाए रखना है, ये आर्टिकल 51 में कहा गया है। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद होता है, भारत और अमेरिका के बीच टैक्स को लेकर, टैरिफ को लेकर विवाद हुआ था, तो इन सबको मध्यस्थता द्वारा जो है सुलझा देना है। मतलब मीटिंग वगैरह करके सुलझा देना है, संधि-वंधि करके सुलझा देना है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी बातचीत होती है, जो भी कार्य होता है, वो सब के सब आर्टिकल 51 के तहत ही किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब आइए हम डीपीएसपी का वर्गीकरण को समझते हैं। देखिए, हमारे संविधान में डीपीएसपी का वर्गीकरण नहीं किया गया है कि कौन क्या होगा, लेकिन इसके दशा और दिशा को देखकर डीपीएसपी का वर्गीकरण किया जाता है। 3 भागों में डीपीएसपी को बांट दिया जाता है। पहला भाग होता है गांधीवादी, दूसरा होता है समाजवादी और तीसरा होता है उदारवादी, ठीक है? तो गांधीवादी किसको कहा जाता है? तो जो भी आर्टिकल डीपीएसपी में गांधी जी के विचारों से मिलता है तो उसको हम लोग गांधीवादी कहते हैं। जैसे आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 43, 43 का क, 46, 47, 48, ये जो जितने भी आर्टिकल हैं आप लोग समझे, तो ये गांधी जी के विचारों से मिलते थे। मतलब गांधी जी के जैसे विचार थे, ठीक इसका भी विचार, इन आर्टिकल का विचार भी उसी तरह है। इसीलिए इनको गांधीवादी कहा जाता है। और इन सभी आर्टिकल को ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि गांधी जी के विचारों से मिलने वाला डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है, तो इनमें से कोई भी होगा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है? अगला है समाजवादी तत्व। देखिए, इसका उद्देश्य है समाज की भलाई करना तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जो कि डीपीएसपी का काम ही है। तो ये कौन-कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल 38 है, 39, 39 का क, 41, 42, 43, 43 का क और 47। ये जितने भी आर्टिकल हैं, ये सब के सब समाजवादी तत्वों से मिलते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। उसके बाद है उदारवादी तत्व। देखिए, इसमें उन सिद्धांतों को शामिल करते हैं जो समाज में व्यक्ति को आज़ादी और कानून के समक्ष समानता पर आधारित होता है। तो वो कौन-कौन से आर्टिकल हैं? जैसे 44 हैं, 45 हैं, 48, 48 का क, 49, 50, 51। ये जो भी आर्टिकल हैं, ये उदारवादी तत्व के हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कौन समाजवादी तत्व के आर्टिकल हैं, कौन उदारवादी हैं, कौन गांधीवादी हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट जाइएगा, ठीक है? अब आइए हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी तरह के एग्जामों में इससे प्रश्न बनता है। और जो भी हम लोग पढ़ें डीपीएसपी और मूल अधिकार, वही अंतर जो है इसमें दिया गया है छोटा-छोटा। जैसे आपको नॉर्मल तो पता है कि मूल अधिकार ऐसा अधिकार होता है जो हमें चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं। और जो डीपीएसपी होता है, ये सरकार पर निर्भर कर रहा है। सरकार के पास जैसे-जैसे धन आएगा, सरकार इसको जो है राज्यों में लागू करता रहेगा, लोगों को देता रहेगा। तो ये तो आपको अंतर पता है। इसमें कहा गया है कि मूल अधिकार जो है ये नकारात्मक होते हैं। मतलब ये किसी व्यक्ति को, राज्य को रोकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर आप करिएगा तो ये अपराध है। जैसे ये सरकार को कुछ कार्य करने से रोक देते हैं मूल अधिकार, इसीलिए इनको नकारात्मक कहा जाता है। और जो डीपीएसपी होते हैं ये सकारात्मक है। ये सरकार को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए निर्देश देते हैं कि आप ये अपना कर्तव्य को पूरा करिए। वही देखिए, मूल अधिकार जो है यह न्यायोचित होते हैं। मतलब अगर मूल अधिकार का किसी का हनन होता है तो डायरेक्टली न्यायालय जा सकता है, न्यायालय द्वारा इसको लागू कराया जा सकता है मूल अधिकार को, इसीलिए इसको न्यायोचित कहा जाता है। वही डीपीएसपी जो है यह गैर न्यायोचित होता है, मतलब न्यायोचित नहीं होता है। अगर यह नहीं है, डीपीएसपी लागू नहीं होता है, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। वही देखिए, मूल अधिकार जो है इसे कानून का संरक्षण प्राप्त है, मतलब कानून के तहत इसको लागू कराया जा सकता है। वही डीपीएसपी को नैतिक और राजनीतिक समर्थन प्राप्त है। अगर नैतिक रूप से अगर किसी को लगे तो तभी जाके वो राज्य जो है डीपीएसपी को लागू कर सकता है, अन्यथा अगर लागू नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है? वही देखिए कि जो मूल अधिकार है इसका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना है
और जो नीति निर्देशक तत्व है इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर था जो कि इंपॉर्टेंट था, पूछा जाता है। अब आइए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं जो कि पूछा गया है सभी तरह के एग्जामों में। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को फटाफट देख लेते हैं। 10-15 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है नीति निर्देशक तत्वों को बहुत ही प्रभावशाली बनाया गया। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो आपको पता है कि भाग 4 में किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। मतलब किस में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है। तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों आर्टिकल मैंने आपको बताया था 50 अलग अलग किया गया था। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो आपको बताना है कौन नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, ये कहीं पर नहीं है, फंडामेंटल राइट्स भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है। तो आपको बताना है कि विदेश नीति से कौन सा संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 में हम लोग पढ़े थे अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाना था। बहुत सारी बातें इसमें कहा गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 43 का ए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो मैंने आपको बताया था कि गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, और आपको बताना है कि किस आर्टिकल में यूसीसी का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है। मतलब किसके लिए नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यों के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा निदेशक तत्व है। आपको बताना है कौन निदेशक तत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। यही जो है डीपीएसपी है, बाकी जो है फंडामेंटल राइट्स है जो कि हम लोग पढ़े हैं। अगला प्रश्न है कि शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 47। आर्टिकल नहीं पूछा है, धारा पूछा है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 47 में इसी के तहत शराबबंदी को लागू किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि, तो इसका राइट आंसर देखिए सी हो जाएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन। यही जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी सभी है।